नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत का अध्याय पाठ 18 टोपी। इस पाठ का यह पहला भाग है। इस पाठ में हम लेखक परिचय और कथा के बारे में शुरुआत करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं संजय, जिनका जन्म 25 जनवरी 1961 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है भोजपुर, जो कि बिहार में आया है। इनकी भाषा हिंदी रही है। इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से कामरेड का कोट और नंगा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें कृष्ण और प्रताप मूर्ति के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। पाठ के बारे में बात करें तो जो कहानी है, जिसका शीर्षक है टोपी, ये एक लोक कथा है। इस कहानी में गहरा सामाजिक सरोकार है। इसमें देश या किसी भी प्रांत के जो सत्ता को संभालने वाले प्रमुख होते हैं, उनका और जनता के बीच में संबंध बताया गया है। एक छोटी सी चिड़िया है, जो कि जिन्हें हम गौरैया या गवैया भी कहते हैं। तो ये छोटी प्रजाति चिड़िया जाति की जो प्राणी है, ये किस प्रकार से अपने अथक प्रयास से दृढ़ संकल्पित होकर निश्चय करके हम लोगों को प्रेरित करती है। ये ऐसे कारनामे करती है जिससे हमें उस राज्य के जनता और वहाँ का जो प्रमुख सत्ताधिकारी हैं, उनके बीच में जो संबंध है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों, यानी कि कह सकते हैं राजनीतिक दल, जो प्रमुख अधिकारी लोग होते हैं, उनकी आपसी नीति होती है, उनको भी यहाँ पर अच्छे से समझाया है। उनका और जनता के ऊपर जो दबाव दिया जाता है वो अलग एकदम अच्छे तरीके से इस कहानी में हम देख सकते हैं। एक छोटी सी गौरैया है जो राजा का सच जानती है और सभी जनता के सामने उनके सच को लाना चाहती है। यह इस कहानी में हम देखेंगे और यह समझाने का प्रयास भी इस कहानी में किया गया है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनताना मिलने और किसी को भी अच्छा काम करने में खुशी मिलेगी। हर कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो बदले में वो उसका फल, उसका परिणाम प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो सत्ताधिकारी लोग हैं, जो राजा लोग हैं, वो इन जनता को, नीली भोली वाली जो जनता है, उनसे काम तो करवा लेती है, लेकिन बदले में उन्हें मुनाफा नहीं देते, उन्हें अपनी मेहनत का जो फल है वो नहीं देते। तो ऐसे में जनता अवश्य निराश होगी, हताश होगी, उनको उनके काम में रुचि नहीं आएगी। तो ऐसे जो ठगी लोग हैं, जो मुख्य अधिकारी रूप में, राजा रूप में, शासक रूप में अपना शासन चलाते हैं, तो ये कहानी उन्हीं लोगों के ऊपर है जो इस तरह की बेईमानी का काम करते हैं और ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार से मेहनत करने वाले लोगों को अपना उचित मेहनताना मिलना चाहिए, तभी उनको अपनी इस काम के बदले जो खुशी मिलेगी वो मिल पाएगी। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है टोपी। एक थी गवरिया, जिसे गौरैया कहा गया है, और एक था गवरा, यानी नर गौरैया। दोनों एक दूसरे के साथ नरम संगी यानी प्रमुख मुख्य साथी के रूप में रहते थे। वे जहाँ जाते थे, जब भी जाते थे, साथ साथ जाया करते थे, साथ हंसते थे, साथ ही रोते थे, एक साथ खाते पीते और एक साथ सोते थे। यानी अपने जीवन को, अपनी दैनिक दिनचर्या को एक साथ उठते बैठते खाते पीते बिता लेते थे। कोई भी बात होती तो आपस में डिस्कस करते थे, कहीं पर जाना होता तो साथ में जाते थे। इन एक दूसरे की जो फीलिंग्स है वो एक दूसरे की भावना को बताकर समझ जाया करते थे। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते। भिनसार मतलब प्रातःकाल और खोते मतलब घोंसले। जब सुबह होता तो वो अपने घोंसले से निकल जाया करते थे और दिन भर दाना चुगते थे और तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाते थे। तो चुटपुटा अंधेरा और कुछ कुछ उजाला जब हो जाता है, चुटपुटा मतलब शाम का समय, शाम के वक्त खोते यानी घोंसले में वो आ जाया करते थे। थकान यानी जब दिन भर की काम करने से जो कमजोरी हो जाती थी, थकावट हो जाती थी, तो वो अपने घोंसले में थकान को मिटाने लगते थे। सारे दिन के देखे सुने जो ऑब्जर्व उन्होंने किया होता है, अवलोकन जो किया होता है, वो अपने घोंसले में आकर शाम के वक्त एक दूसरे के साथ बातचीत करते, यानी वो एक दूसरे की भावनाओं के हिस्सेदारी बनते, उनमें पार्टिसिपेट करते। वो अपनी दिल की बात या जो उन्होंने देखा सुना वो एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। अब वही दिन है जब शाम को वो आए अपने घोंसले में और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इस बार उन्होंने जो दिन भर में देखा है वो बात करेंगे एक मनुष्य की, और मनुष्य जो वेशभूषा पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनको लेकर। तो जो गवैया होती है वो शाम के वक्त बोलती है, वो कहती है कि आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। अब आदमी की बात उसने शुरू की और कहते हैं कि आदमी लोग कितने रंग बिरंग कलरफुल कपड़े पहना करते हैं और ये कपड़े उनके ऊपर सुंदर भी दिखते हैं। कितना फपता है उन पर कपड़ा, यानी कपड़े पहनने से वो और सुंदर बन जाते हैं। खाक फपता है, गवरा तपाक से बोला। यानी ये बात सुनकर गवरा जल्दी से तुरंत बोल देता है कि खाक फपता है, यानी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता मनुष्य के ऊपर कपड़ा। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। यानी उसका कहने का मतलब है, जो गवरा है वो कहना चाहता है कि जो आदमी कपड़ा पहनने के बाद और ही बुरा लगने लग जाता है, यानी बुरा दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। लटजीरा क्या है? एक पौधे का नाम है। यानी दूसरी जो गवैया है वो उस गवरे को कहती है कि तुम्हारी ऐसी बातें से लग रहा है कि तुमने जरूर उस पौधे को मुंह में डाल दिया होगा। गवरिया बोल पड़ी, यानी इस तरह से ऐसी बातें तुम कर रहे हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक तो जाती है, यानी कपड़े पहनने के बाद जो प्राकृतिक रूप से उसको सुंदरता मिली है वो ढक सी जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच,
अभी तो तेरी सुघड़ यानी सुंदर काया, काया मतलब तन का एक एक कटाव, कटाव मतलब आकार मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत यानी उसका जो रंग रूप है वो मेरी आंखों में चमक रहा है। ये कौन कह रहा है? ये गवरा कह रहा है। किसके बारे में? गवरिया के बारे में। गवरा बोलता है कि अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। यानी उसने बताया कि मनुष्य जिस तरह से सिर से पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र पहनता है अपने आप को ढकने के लिए, उसी प्रकार से अगर तू भी उसको पहन ले तो तेरी भी सुंदरता पूरी तरह से गायब हो जाएगी, ओझल हो जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनना पड़ता है। यानी आदमी के बारे में बताते हैं कि वो आदमी मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है। तो समझती नहीं, जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत यानी शक्ति भी जाती रहती है। वो कहता है कि तुम जानती नहीं कि वो अपनी सर्दी गर्मी बरसात मौसम की ये जो मार होती है उसको सहने की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो भी चली जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा यानी झंझट भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात यानी शक्ति पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। यानी आपको पता है कि जब हम वस्त्र पहनते हैं तो उस वस्त्र की यानी उस वेशभूषा को ध्यान में रखते हुए समाज हमें उस दृष्टिकोण से दिखता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि आदमी अगर जिस तरह के वस्त्र पहनेगा उसी तरह से उसकी औकात, उसकी हैसियत यानी सामाजिक मान मर्यादा उसको मिलेगा। यही एक बड़ा अंतर पाया गया है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास, लिबास यानी पहनाव या पोशाक जो वो सिलवाता रहता है। यह निरा एकमात्र पोंगापन है। पोंगापन मतलब एक पागलपंती वाली बात हो गई है। निरा यानी एकमात्र। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फ़कत यानी केवल लाज शर्म ही नहीं ढूंढता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। यानी कहने का मतलब केवल वस्त्र पहनकर अपना तन ढकता ही नहीं है, बल्कि वो जो कार्य करता है अपने हाथ पैरों से उनको भी अच्छे से ढक लेता है। किससे? मौसम की मार से बचने के लिए। आगे देखो, कहते हैं कि शरीर के सारे अंगों को वो ढक लेता है, यहाँ तक कि सिर पे जो लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। वो दोनों इस तरह से आपस में बात करते हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। ये दोनों कौन कर रहे हैं? आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और गवरिया कहती है कि मनुष्य जिस तरह से टोपी पहनता है वो बहुत सुंदर लगता है। और वो अब अपनी मन की इच्छा व्यक्त करती है, कहती है कि मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पहनेगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। यहाँ देखिए, इस पंक्ति को आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि टोपी उछालना क्या है? मुहावरा है। तो इस मुहावरे का भी प्रयोग इसमें हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि वो जो गवरा है वो उस गवरिया को समझाता है कि टोपी तो आदमी लोग पहनते हैं, मनुष्य लोग पहनते हैं, और वो राजा की स्पेशल एक पहनावा है, मुखटा है। और जब वो इन चीज़ों को पहनता है तो उसके लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, परिश्रम करना पड़ता है, एक बड़ी सी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। मतलब टाट उलट जाती है, यानी जो भी धन उसकी संपत्ति होती है वो सब नष्ट भी हो सकती है ना। तो जरा सी अगर चूक हो जाती है, कोई भी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो टोपी उछालते हैं, यानी कि उसकी बेइज्जती, उसकी इज्जत उछलते हुए देर नहीं लगती है ना। तो ये बात गवरा उसको समझा रहा है। अपनी टोपी सलामत रहे यानी अपनी इज्जत सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनाना पड़ता है। यानी अपने आप की इज्जत को बचाने के लिए लोगों को मूर्ख बनाना भी पड़ता है, बहुत सारे ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं। तो टोपी पहनाना भी मुहावरा हुआ है, इसे भी अंडरलाइन करो, ठीक है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, लेकिन वो क्या था, इसीलिए सबकी भी हो गया था, यानी हर चीज़ में शक किया करता था। ये उनके स्वभाव को बताया जा रहा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि गवरा का स्वभाव क्या था, गवरा शक्की था लेकिन बहुत समझदार था, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। वो जिद करती थी लेकिन जो ठान लेती थी वो कर दिखाती थी, जो उसकी धुन में आ जाता था वो उसको पूरा करके छोड़ती थी। तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लो। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वही राह, जहाँ आपकी इच्छा हो वही आपकी राह बन जाती है, लक्ष्य बन जाता है। तो इसे भी आप अंडरलाइन करें। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घुरे पर चुगने निकले। एक स्थान है वहाँ पर दूसरे दिन दोनों निकल पड़ते हैं। चुगते चुगते उसे रुई का एक फव्वा मिला, रुई का एक बड़ा सा गोला मिला, फव्वा बड़ा सा टुकड़ा। मिल गया मिल गया मिल गया। गवैया मारे खुशी के मारे इस तरह से बोलते बोलते वहाँ पर क्या हो गई, लौटने लग गई। यानी उसको रुई के फव्वे से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिढ़ाकर कहा, यानी उस समय उसको चिल्लाकर पूछा कि तेरे को क्या मिल गया, इस तरह से खुशी से पागल क्यों हो रही है। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फव्वा धर दिया, यानी वो रख लेती है और कहती है कि अब मुझे टोपी का एक जुगाड़ मिल गया है, मैं अब इस तरह से टोपी को बनाने का कार्य आसानी से कर सकती हूँ। तेरे जैसा ही, यहाँ देखो यहाँ पर हम तेरे जैसा ही एक
बावरा था। कौन था? वो गवरा कह रहा है कि तेरे जैसा भी एक और बावरा था। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। उसे बता रहे हैं कि जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसको एक चाबुक पड़ा मिला। चाबुक था बड़ा उम्दा और बहुत ही लचकदार। किसी घुड़ सवार के हाथ से छूटकर गिर गया था। कोई घुड़सवार था, उसके हाथ से वो चाबुक गिर गया था। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। वो पागल जो था, वो दीवाना जो था, वो चीख उठा कि उसको चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। यानी अब उसने कहा कि चाबुक मिल गया, लेकिन बाकी की प्रोसेस, बाकी की प्रक्रिया तो अभी बाकी है। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, यानी एक चीज़ मिल जाने से क्या फ़ायदा, बाकी के तो अभी हर एक पड़ाव में जो जो चीज़ें मिलेगी तो उसकी तो अभी कमी है। एक चीज़ से कार्य तो पूरा होगा नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि एक चीज़ मिल गई तो क्या होगा, बाकी की बची हुई 3 चीज़ें अभी तो बाकी है। ऐसा तो नहीं है कि एक मिल गई तो तीनों चीज़ें भी तुम्हें रास्ते में मिल जाएगी, है ना। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा अपनी पूरी ज़िंदगी। ताउम्र मतलब पूरी ज़िंदगी जितना वो जिया वो रटता ही रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। इस तरह से वो रटता रहा इस पंक्ति को, है ना, क्योंकि उसको 3 चीज़ें उस बाकी के कार्य में करने के लिए बाकी रह गई थी। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र जो होगा वो बहुत ही मुश्किल भरा होगा। तुझे कुछ अता पता तो है नहीं, तुझे पूरा बात का समझ तो है नहीं, इसलिए वो उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। अब प्रश्न बनता है इस पैराग्राफ में कि गवरा गवरी को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण देता है। वो एक तीसरे बावरे का उदाहरण देता है, जिसे रास्ते में घुड़सवार द्वारा गिर जाने वाले चाबुक को वो प्राप्त करता है। यानी वो उस चाबुक को प्राप्त करके इतना खुश होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस चाबुक से वो करेगा क्या। जो भी कार्य करेगा वो बाकी कार्य के लिए जो चीज़ें चाहिएगी उसकी तो उसको कमी रहेगी। तो ये एक अकेला तो बेकार रहा बाकी चीज़ों के बगैर, ठीक है। अब आगे देखो, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवैया रुई का फहा लिए एक दुनिया के पास चली गई। अब उन दोनों का जिक्र जब हो रहा था, बस उसको इतना सा कह के चली गई, कहाँ, दुनिया के पास, कि अब तुम देखते जाओ कि मैं अगला काम कैसे करती हूँ। और बड़े मनोहार से बोली, मीठे वाणी से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। यानी पहले कार्य में फवा रुई का फवा कॉटन लिया उसने, मिल गया था। अब उसका अगला स्टेप था, वो दुनिया के पास जाती है, उसको रिक्वेस्ट करती है, उसको निवेदन करती है। अब दुनिया क्या करेगा। दुनिया बेचारा बहुत बूढ़ा था, झाड़े का मौसम था, झाड़े का मतलब सर्दी का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार हो चुकी एक मिर्चई पड़ी हुई थी। यानी जो उसके ऊपर मिर्चई पड़ी थी वो बहुत सालों पुरानी, वो एक ही ओढ़े जा रहा था, जो कि पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, फट गई थी, है ना। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है राजा के लिए रजाई, तू जाती है कि नहीं। इस तरह से वो वहाँ उसको निकालने लगा। देखो ये कौन है, दुनिया, ठीक है। वो इस तरह से उसको वहाँ से भगाने लगा कि तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। देखो दुनिया क्या करता है, रजाई बनाने का कार्य करता है, ठीक है। इस तरह से अगर प्रश्न पूछे कि दुनिया क्या कार्य करता है, दुनिया रजाई बनाता है। अब वो इसको मना करता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी राजा के लिए रजाई बनानी है, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है तेरे कार्य के लिए। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट का रुई धुलवाने। यानी अब वो राजा की बात समझाता है कि राजा तो एक तो मुझे परेशान करेगा, वो भी मतलब देता कम है और लेने की ज़्यादा बातें करता है, और ऊपर से तू आ जाती है कि मेरा भी काम कर दे, तो मेरे पास इतना समय नहीं है। इस प्रकार से वो उसको समझाता है। उज्र न करो भैया, गवैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी पूरी कीमत दूंगी जितनी तेरी मेहनत होगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। इस तरह से वो उनको क्या करिए, समझाने का प्रयास करी है। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक जितनी खरी मजदूरी या फिर खरी मजूरी कभी भी उसको नहीं मिली थी जितनी आज मिल रही है। 16 आने में 8 आने मजूरी, 16 आने में 8, उसका आधा आना उसको मजूरी मिल जाया करता था। तो इसके लिए वो क्या था, एक सपने की बात थी कि वो 16 आने में 8 आने की मजूरी उसको मिल जाए। यानी राजा के दरबार में उसको जितनी मेहनत वो करता था, जैसे 16 आने का काम करता है तो उसको 8 आने में भी नहीं दिया जाता था, तो उसको नुकसान ही होता था। लेकिन ये तो राजा का राज था, कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो खुश हो गया कि जो चिड़िया है वो गवैया, वो मुझे पूरे पैसे देगी। वह झट तैयार हो गया। धर चौ उसकी ताती यानी उसकी जो राग है वो बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, उसमें से आधा दुनिया ले लिया और आधा गवैया ने ले लिया। यानी उन दोनों ने आधा आधा कर लिया, क्योंकि जो गवैया है उसने ये बात कही थी कि जो तू बनाएगी उसमें से आधा तू रख लेना। इससे उत्साहित गवरा और गवैया एक कोरी के यहाँ गए। इसे आप रेखांकित करें। दूसरा नंबर आता है कोरी के पास जाना, और वो वहाँ जाकर कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। अब कोरी क्या करता है, सूत काटने का कार्य करता है। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धजी हो एक दूसरा डाल रखा था, यानी एक दुसाला जिसको कहते हैं पतला सा, तो वो अपने बदन पर उसने डाल रखा था। वो भी बहुत दिखने में गरीब लग रहा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला,
उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसका जवाब देता है, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं। वो भी उसको भगाने का प्रयास करता है। देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की, यानी तेरे साथ में गीत गाऊँ, तू जो कहे वो मैं करूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि राजा जी के लिए मुझे क्या बनानी है, अचकन बनानी है। अब गवैया कहती है, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? जिसके पास जाओ सब राजा जी के काम करने में बिजी है ना, व्यस्त है। तो इस प्रकार से वो बोल पड़ती है, अचरज से यानी आश्चर्य से बोलती है। तो किस मुल्क से आई है? कोरी ने उससे भर आंख देखा, मतलब उसको देखते हुए कहा कि तुझे पता नहीं कि यहाँ पर सारे कार्य राजा के कहने से ही होते हैं, तो तू क्या इस मुल्क की, इस जगह की नहीं है? जानती नहीं यहाँ का चलन क्या है? खट मरे भरगा बैठा खाया तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए या भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। यानी जो राजा जी के लिए कार्य करता है तो राजा जी के ही सहमति से करता है, क्योंकि उनको रहना भी तो यही है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, यानी जितना होगा उसके हिसाब से आपको पूरा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, है ना। वो इस तरह से अपनी बात कहती है। इसे काट दो, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगी। यहाँ पर भी वो उसकी क्या करते हैं, आधा आधा हिस्सा करने की बात रखती है। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी जो वो देने का काम कर रही है वो राजा कहाँ देता, इसलिए वो तैयार हो जाता है। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना तो क्या होगी, मूर्खता ही होगी। तन तन करके उसकी तकली चरकी, यानी जो सूत काटने की जो चरकी है वो चरखी ताता थैया करने लगे, यानी चल पड़ती है उस कार्य को करने के लिए। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने बहुत अच्छे से महीन और लच्छेदार सूत काटा। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। जैसे वो हर कार्य को करने के लिए आगे बढ़ती है तो लोग उसे उकसा देते हैं, उसको ज़्यादा ही उत्साहित कर देते हैं। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए। यहाँ रेखांकित करें, तीसरे नंबर पे आता है बुनकर, और इसरार करने लगे, उसको समझाने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, मनाने लगे। बुनकर भैया इस कते सूत्र से कपड़े बुन दो। बुनकर उन्हें अकबक होकर देखने लगा कि ये क्या, ये कौन आया है अपना काम करवाने, हटते हो कि नहीं यहाँ से। वो भी उन्हें वहाँ से भगाने लगा। देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। देखो बुनकर क्या कर रहा है, बुनने का कार्य करता है, तो वो बागा बुनने की बात वहाँ पर कर रहा है कि मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साफ करे भाव तो जवान करे चाकर। क्या कहा उसने, साग करे भाव तो जवाब करे चाकर। इतना कहा कर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, यानी उस काम को करने में लग गया। आगे देखो क्या कहते हैं, इसे बुन दो भैया। गवैया ने साहस संजो कर कहा, हमसे इतमें के काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी और खींच कर ताना बाना पसार दी। यानी सूत बुनने का कार्य कैसे करते हैं, कुछ धागे को स्ट्रेट रखते हैं और कुछ को आड़े और टीचे रखकर, ताना और बाना की तरफ से जिगजैग बनाकर, जैसे हम चेक्स बनाते हैं ना, वैसे धागे को रखकर उसने कार्य शुरू कर दिया। उसका करघा चलने लगा। जो चक्री है उसको करघा कहते हैं। इस प्रकार से उस कार्य को वो शुरू कर देता है। ढरकी लुढ़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी कफत और दबी कपड़ा बुन दिया। मतलब इस तरह से अच्छा खासा मोटा सुंदर चमकीला और नरम कपड़ा उसने बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा उनको दे दिया। गवैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी, यानी जो गवैया थी उसने 3/4 मंजिल को पार कर लिया था। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। उसके पास अब 3/4 हिस्सा बचा था। वो दर्जी के पास ले जाती है। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। अब चौथे नंबर पे वो दर्जी के पास जाती है। खिसकती हो कि यहाँ से, मतलब वो भी उसको वहाँ से भगाना चाहता है। दर्जी जो था वो रोज़ से बोला, देखती नहीं राजा जी की 7वीं रानी ने से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। यानी राजा की कितनी 7 रानियाँ बताइए, और 7 रानी के 9 बेटियाँ तो जो हो चुकी है, लेकिन अब 10वें नंबर पर बेटे का जन्म हुआ है। अब उस दशरथन के लिए वो क्या बना रहे हैं, एक जब्बा बना रहे हैं। तो राजा के कहने पर उसे एक ढेरों जब्बे सिलने को दिए गए हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पहुँचते हुए ठंडी आह भरी, यानी सांस लेता है और अपनी बात को बताते हुए वो पसीने से लथपथ हो जाता है कि मेरे पास बहुत सारा कार्य है, और इस प्रकार से वो अपनी बात कहता है। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। उसने दिया लिया तो कुछ नहीं, बस बात कहते ही उसको पसीना आ जाता है। हम तो भैये बेकार में कुछ करवाते नहीं। बेकार में मतलब कुछ फोकट में नहीं करवाते। गवैया इस प्रकार से बोलती है, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे। यानी जो कपड़ा वो लाई थी वो कहती है कि इसकी एक टोपी बनानी है, एक ही नहीं बल्कि 2 टोपी बन सकती है जो तू बना दे। एक तू ले लेना और एक हम ले लेंगे। इस प्रकार से वो अपनी बात किसके पास रखती है, दर्जी के पास रखती है। मुँह मांगी मजदूरी पर कौन मुझे तैयार न होगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुँह मांगी अपनी इच्छा से जो मजूरी मांगता है वो नहीं राजी नहीं होगा उस पर, है ना।
आगे देखो, उसने बताया, कच्चा कच्चा उसकी कैंची चल पड़ी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। कहने का मतलब जो सिलने का कार्य किया जाता है तो सबसे पहले कैंची से उसको कट किया जाता है, फिर सुई से मशीन से उसको सिला जाता है। तो ये दोनों कार्य हो गए, यानी मुदर्जी उस टोपी को सिलने लग जाता है। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सिल दी, यानी अपने चाक से, अपनी इच्छा से 2 टोपियाँ बनाई। खुश होकर दर्जी ने अपनी और से एक टोपी पर 5 कूंदने भी चढ़ दिए। वो इतना खुश हो गया था क्योंकि उसका पूरा मनोयोग था, उसकी पूरी मजदूरी का जो मुआवजा है वो उसे दिया जा रहा था, इसीलिए वो वहाँ पर खुश होकर अपनी इच्छा से 5 फूंदने जड़ देता है, वहाँ पर लगा देता है। फूंदने वाली जो टोपी थी वो पहन कर तो गवैया ऐसे अपने आपे से बाहर हो गई जैसे आपे में न रही हो। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गबरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे नाली 5 फूंदने वाली। इस प्रकार से वो गबरा को बताने लगती है कि मेरी टोपी कितनी सुंदर बन गई है, वाकई तू तो रानी लग रही है। गबरे को भी आखिरकार कहना पड़ा कि तू वास्तव में रानी ही लग रही है। रानी नहीं, राजा कहो, मेरे राजा। वो इस प्रकार से गबरा को कहती है। ऊंचा उड़ने लग जाती है, तब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। इस प्रकार से कहती है कि मैं तो राजा हूँ, अब कौन दूसरा राजा है जो मेरी बराबरी कर सकता है, क्योंकि असली में जो राजा है वो भी इतना अच्छा कार्य नहीं करता, तो मैंने तो राजा से बढ़कर अच्छा कार्य किया है। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा, यानी जोश आ गया, उमंग, इच्छा उत्पन्न हो गई कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, उनको भी जांचा जाए, उनका भी अवलोकन किया जाए कि क्या कहता है वो, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं इस जगह पर, इस मुल्क पर, तो उसका भी एक बार जायजा लिया जाए। उठते उठते वह राजा के महल के कंगूरी पर जा बैठती है। इसकी अगली कहानी को हम भाग 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।